स्टूडेंट्स, आज एक हम नया विषय लेने जा रहे हैं। इस विषय का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसका ये फर्स्ट वीडियो है, इसकी एक्सरसाइज है। इसमें देखो, मैं आपको स्टार्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ और उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, आपको इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में एक आंसर दिया हुआ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर यू हैव टू सेलेक्ट द राइट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है उस आंसर के हिसाब से। अब होगा क्या, देखिए कि जो क्वेश्चंस होंगे वो दो तरीके से फ्रेम होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और एक होते हैं WH वर्ड से। देयर आर ओनली टू वेज दैट यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स। स्टूडेंट्स, लेट्स सी, if your answer begins with either yes or no, you will use helping verb method, and if your answer starts without yes or no, then you will use WH word. And you don't have to be confused here in this situation because you are given options, four options, and you have to select the right question, so there will be no confusion. So let's begin. देखिए, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इंटेरोगेटिव का या क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोनों तरीके देखते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर ये आपके लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, वैसे ये रूल्स बहुत सिंपल हैं कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब आंसर में दे रखी है वही आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ठीक है, सेकेंड आपके आएगा सब्जेक्ट, थर्ड आएगी मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये चार आपको बातें विशेष रूप से याद रखनी है। आपको आंसर में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, वही आपको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में यूज़ करनी है। सेकेंड, WH वर्ड से जब कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या होगा, WH वर्ड सबसे पहले आएगा और रिमेनिंग देखिए ये वापस वही। फर्स्ट तो ये हो गया, रिमेनिंग देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब था, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सारे ऑप्शंस वही है, एक WH वर्ड सबसे आगे लिख दिया जाएगा और ये आपको ऑप्शंस में मिलेगा। एक इम्पोर्टेंट बात नोट कर लीजिए जो बहुत काम आने वाली है आपके इस टॉपिक में, वो होगी कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है किसी भी सिचुएशन में, आपको मान लीजिए कि आंसर दिया हुआ है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन तीन ही बार होगी कि या तो आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। ठीक है, इस फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप डू का यूज़ करो हेल्पिंग वर्ब का। अगर फर्स्ट फॉर्म और एस एंड ई एस दे रखा है, ठीक है, तो आप डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। और इन तीन केस के अलावा हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ही, मान के चलो। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में आपको ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ये भी नोट कर लो। अब यहाँ से शुरू करते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर सेंटेंस सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल होगा, हमारे टेंसेस के रूल्स भी यहाँ पर बहुत काम आएंगे अपने। ठीक है, तो जैसे ये पहला आपको सेंटेंस दिया हुआ है, यस शी अक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पहला ही रूल आ गया कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी अक्यूज्ड, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, थेफ्ट हो गया, तो इसका मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या दे रखी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो डिड का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो डिड देखो इन तीन में डिड है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसको तो आप हटा ही दो। ठीक है, डिड आया, फिर सब्जेक्ट आ गया, शी आ गया, वो भी ठीक है। अभी मैंने अभी जस्ट रूल बताया था कि डिड आता है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें देखो ये जैसे डिड शी, इसमें वैसे ऑप्शन में क्या है कि अक्यूज ही किया हुआ है, इसको हम ये इसमें कर देते हैं, अक्यूज कर देते हैं, ये इसको डी को हटाते हैं ताकि हमारा आंसर सही बन जाएगा। तो डिड शी अक्यूज्ड नहीं होता है कभी, तो ये भी ऑप्शन हटा देते हैं। डिड शी अक्यूज्ड मी, ये भी हटा देते हैं। अब उसके बाद में अक्यूज आ गया, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है मी, इसको बदलने का रूल होता है कि आई, माई और मी, ये बदलते हैं यू, योर
और यू में, ठीक है। तो ये यू में बदल गया, ऑफ थेफ्ट और क्वेश्चन मार्क हमेशा आता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक एक रूल मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता जाऊंगा। आपको क्या करना है कि इसको नोट भी करते जाओ, जो जो मैं रूल बताता जा रहा हूँ आप उनको नोट भी करते जाना। अब ये लेते हैं सेकंड, देखो सेंटेंस, यस आई मे लीव दिस जॉब। हाँ मैं ये जॉब छोड़ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप। तो मे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो मे तो चारों में आ रखी है, चारों ऑप्शन ठीक है। आई किस में बदलता है, आई बदलता है यू में। तो देखिए यू एक ही में, मे यू लीव दिस जॉब एक ही बनता है, ये आंसर बी हो गया। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला रूल ही लगाते कि आई माई मी वी और अस यू योर यू में बदलता है, इसी में बदला हुआ है, बाकी ये आई ही किया हुआ है, इसका मतलब होना ही नहीं ऑप्शन। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन बन जाएगा। आसान है। अब आगे बढ़ते, देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। यस स्टूडेंट्स हैव डेकोरेटेड द हॉल। स्टूडेंट्स ने हॉल को डेकोरेट कर दिया है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो हैव दे रखी है, तो हैव जहाँ पर आ रखी है वो हमारा काम का है सारा, और उसी से हेल्प लेनी है। यहाँ पर हैज आ रखा है तो इसको हटा दो आप, ये तो ऑप्शन हट गया। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स हो गया, तीनों में आ रखा है। थर्ड फॉर्म देखो किस में आ रखी है, इसमें नहीं आ रखी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब डेकोरेटेड द हॉल, दोनों में देखो सेम दे रखा है, हैव स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द हॉल, इसमें भी दे रखा है हैव स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द हॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर ए बन जाता है। आई बात समझ में, क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन मार्क तो आना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन इससे कितना डिफरेंस आ जाता है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन फ्रेम किया है तो क्वेश्चन मार्क आपके आना चाहिए। अब आगे लेते हैं सेंटेंस नंबर 4, यस ही शुड हेल्प देम। ठीक है, अभी सेंटेंस में देखिए शुड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब शुड सब में आ गई यहाँ तक। ही यहाँ पे देखो ये हेल्प, ये आना क्या चाहिए, शुड ही आना चाहिए। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, तो सी ऑप्शन को तो हटा दो, शुड ही आ जाएगा। हेल्प और देम, देम का देखो अस नहीं होता है तो ये कट गया, और शुड यू कर रखा है तो ये भी है, तो शुड ही हेल्प देम आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर बी। अस में भी नहीं बदलेगा, देम में भी नहीं बदलेगा, ये जो है सॉरी ये हो गया शुड यू कर दिया इसने तो यू भी नहीं होता है, ही यू में नहीं बदलता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ही है थर्ड पर्सन नहीं बदलते, तो ही एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और देम एज इट इज़ रह जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया, शुड दे रखा है, ही दे रखा है, हेल्प दे रखा है, देम दे रखा है। आपने इस सेंटेंस में क्या किया, सिर्फ शुड को आगे रखा है और आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं नो, फिफ्थ सेंटेंस, नो यू आर नॉट फिट नाउ। एक बात याद रखना कि अगर कोई भी आंसर में नो या नॉट दे रखा है, नोट कर लेना, तो इसको क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना। नोट कर लीजिए, अगर आंसर में नो या नॉट हो तो उनको क्वेश्चन में हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो नो यू आर नॉट फिट नाउ, तो इज आर एम है यहाँ पर देखिए, तो इज आर एम का इसमें देखिए, एक मिनट इसको हटा देते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका यू किस में बदलेगा, यू जो है मैंने बताया था यू बदलता है आई माई मी में, और आई माई मी होता है वो यू में बदलता है, तो यू बदल जाएगा आई में। अब आई के साथ आर तो यूज़ होना नहीं है, एम यूज़ होता है, तो एम आई होगा। अब एम आई तो सब में ठीक है, नॉट आ रखा है, नॉट इसमें नहीं आएगा, नॉट इसमें नहीं आएगा, तो एम आई फिट नाउ आपका आंसर बन जाएगा सी। आई के साथ में आर आता ही नहीं है कभी, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हो गया ना ये अपना। तो छोटे छोटे एक एक दो दो बातों को ध्यान में रखना है और आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आई लिव एट एमडीबी कॉलोनी। ये WH वर्ड से है, वेयर सब में दे रखा है WH वर्ड, तो हमें क्या करना है, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब खोजो WH वर्ड के बाद में। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये याद रख लो, आना है। तो वेयर डू आ गया। अब
आई का क्या होता है, यू अब में बदलता है, आई किस में बदलेगा, यू में। तो ये हो गया वेयर डू यू और लिव फर्स्ट फॉर्म, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं है, आपको डिड तो होना ही नहीं है, वेयर डू आई किया है, यू में बदलना था, इसमें भी यू में बदलना था, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, आई हैव गॉट टोटल 10 गिफ्ट्स, ये है हाउ मैनी से बनना है, ये भी ठीक है। एक याद रखना कि हाउ मैनी के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे हाउ मैनी या हाउ मच, हुज या विच, ये जो चार होते हैं ना, इन चारों के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही है। तो हाउ मैनी गिफ्ट्स तक तो यहाँ तक ठीक है, हैव है तो इसको काट दो पहले। अब हैव आएगा, हाउ मैनी गिफ्ट्स यहाँ तक आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दिया आपने, हैज़ होनी नहीं है, हैव। अब ये आई है, आई किस में बदलता है, यू में, तो ये यहाँ यू में बदल दिया, इसने नहीं बदला, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज़ योर राइट आंसर। आया समझ में? तो एक एक छोटे छोटे रूल से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये टॉपिक सॉल्व होता जा रहा है। अब बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8। शी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद माई हेल्प, ठीक है। हाउ डिड शी, अब इसमें क्या होगा, देखो सेकेंड फॉर्म दे रखी है, फिर आगे बढ़ते हैं तो डिड आएगा और फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अब इसमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पहले देख लो आप, पहले तो डिड और सॉल्ड आ रखा है, नहीं होगा ये आंसर। डिड और सॉल्ड आ रखा है, नहीं होगा ये आंसर। हैड आया तो हैड तो आना ही नहीं था, तो बी ऑप्शन आपके सामने वैसे ही बन गया ये। हाउ हो गया, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, शी थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, फर्स्ट फॉर्म है और रिमेनिंग पार्ट आ गया, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 9 लेते हैं। माई ब्रदर हैड पास 10th इन 1998। वैन WH वर्ड दे रखा है, यहाँ तक ठीक है। हैड का हैड ही रहता है, तो इसमें देखो यहाँ हैव है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, पहले तो इसको हटा देते हैं। वैन के बाद में हैड लगा दिया आपने। अब माई किस में बदलता है, अभी मैंने बताया था आई माई मी योर में बदलता है, आई माई मी योर में बदलता है। तो अब हैव होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, हैड का हैड ही रहेगा। वैन हैड, अब माई किस में बदलेगा, योर में, तो ये यहाँ तक में सिर्फ इतने से आंसर से आपका आंसर ए बन गया। यहाँ पर माई है, ये योर में बदलना था, तो बी आंसर भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, ए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस में ये रहा आपके सामने सेंटेंस नंबर 10। इस सेंटेंस में देखिए, आई वॉज यूजिंग द लैपटॉप ऑफ उमेश, ठीक है। अब हुज तो दे ही रखा है पहले से, ये तो सारों में ही है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट भी आ गए आपके, देखो चारों में। अब वॉज प्लस ING है, वो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आई है, आई किस में बदलता है, यू में। तो यहाँ पर देखिए यू किस किस में आ रखा है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। अब इन दोनों में वर, यू के साथ वर आता है, तो वर दोनों में है, यू दोनों में है। अब इसमें क्या होगा, ING आता है, तो आंसर इसमें क्या बन जाता है, सी आंसर बन जाता है। तो ये सी आंसर बन गया और ये हो गया आपका सही आंसर सी। तो बन गया ना यहाँ पर ये। तो स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नई टाइप की एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब आपको आंसर नहीं दे रखा है, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो सही आंसर है क्वेश्चन बना हुआ है वो देखना है। तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर। WH वर्ड है तो आगे WH वर्ड और देख लो, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो। ये हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, फिर यू आ गया, इन योर रूम, यहाँ तक ये ठीक लग रहा है। ही के साथ आर नहीं आता, ये आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में इज यू होता है, कभी नहीं होता, हटा दो। आर आई, आई के साथ एम आता है, ये भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्मेशन में है, ये हो गया आपका आंसर ए। यहाँ पर देखिए आपको जो बेसिक टेंसेस के रूल्स है, ये मेरा स्ट्रिक्ट आपको इंस्ट्रक्शन है कि इस टॉपिक में आपको ये जो टेंसेस के जो रूल्स है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
तो इसलिए आई सजेस्ट यू दैट यू मस्ट बी वेरी स्ट्रांग विद योर रूल्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। वेयर विल ही गॉट दिस। अब हमें क्या करना है, वेयर सब में दे रखा है, अब विल आ रखा है, विल के साथ में गॉट आता है कभी मॉडल के बाद में। मॉडल जो होते हैं, नोट कर लीजिए आप कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो विल गॉट नहीं होगा आंसर। उसके बाद में वेयर ही विल गेट दिस बॉक्स, ये भी नहीं हो गया क्योंकि WH वर्ड के बाद में पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो वेयर ही दे दिया तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद वेयर विल ही गेट, ये ठीक लग रहा है आपको। अब देखिए वेयर विल ही हैज़ गॉट ऐसे आने नहीं है, विल आया तो हैज़ आने ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी बन गया। अब लेते हैं सेंटेंस नंबर 13 में देखिए WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये यू आ रखा है तो इसका मतलब सी आंसर तो होगा नहीं। वाई डिड यहाँ तक ठीक है, यू तीनों में है, सब्जेक्ट ये भी ठीक है, बीटन कभी डिड है तो याद लिख लीजिए स्टूडेंट्स, सारी बातें डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीटन है तो ये आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। बीट तक ठीक है, हिम देयर, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होगा। वाई डिड यू बीट हिम देयर, तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें, आपका आंसर बन जाएगा डी है। कितना आसान हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातें अगर आपने गौर कर ली तो मुझे लगता है कि आपका बहुत ही इजी हो जाएगा ये टॉपिक। अब लास्ट एक और देखते हैं अभी और सेंटेंस 14th। व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस को थोड़ा सा स्पेस देते हैं। WH वर्ड ये आ गए यहाँ पर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डज आ गई, सब्जेक्ट ही आ गया, व्हेन डज ही, इसके बाद में डज होता है ना, तो डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ, तो व्हेन डज ही आ गया और यहाँ पर मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो व्हेन डज ही गेट्स अप आया है तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। व्हेन डज ही गॉट सेकेंड फॉर्म आ रखी है तो ये भी नहीं होगा। व्हेन डू ही आ रखा है तो ही के साथ में हमेशा क्या आता है, ही है तो हमेशा डज ही होगा, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया यहाँ पर व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, वह सुबह कब उठता है। ठीक है, अब लेते हैं सेंटेंस नंबर 15 देखते हैं। 15th में अब फिर से इसी तरीके से रूल को लगा करके देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 15 है, हाउ, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड आ गया हाउ, उसके बाद में आपके WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, ये तीनों तो कॉमन है तो इसमें तो हमें एरर पता नहीं चल रही। आर यू गेटिंग ING आ रखी है, मेन वर्ब यहाँ से, ठीक है, आर के साथ में गेट कभी नहीं आता। फिर हाउ आर यू बीइंग गेटिंग कभी नहीं होता, बीइंग और गेटिंग एक साथ। हाउ आर यू हैविंग गॉट कभी नहीं होता, तो डायरेक्ट इसका मतलब आपका आंसर ए आपके सामने आ जाता है कि हाउ आर यू गेटिंग दीज रेस्पॉन्सेज, तुम्हें ये रेस्पॉन्सेज कैसे मिल रहे हैं, तो आपका आंसर हो गया ए। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी एक्सरसाइज थी और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक रूल को आपको एक्सप्लेन करूं। Basically, if you are very good at your tenses, so far as this topic is concerned, if you are very good at your tenses, I assure you that there will be no problem in solving these questions. क्योंकि वहाँ पर भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव होता है, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और ये जो रूल मैंने बताया है कि डू डज डिड हो गया, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आते हैं, दिस इज द रूल ऑफ योर टेंसेज, सो दिस इज क्वाइट अ कॉमन रूल। तो इफ़ यू आर वेरी गुड एट योर टेंसेज, I assure you that you will find no difficulty in solving these questions. Basically, this is only the interrogative structure of tenses. So, framing question, but difference क्या हो रहा है that you are already given an answer and with the help of that answer you have to frame a question. So, this is what we have in this topic. I hope that you have understood this topic very easily, very correctly. Still, if you have any problem, I will come before you again with a new exercise and we will solve such questions again in the next video, and I will explain the rules again and again with all the exercise, all the
exercise I will explain rules. If a single rule is repeated 10 times, I will repeat it for you. My purpose is that you must be very good. You have to, mug up all the rules. All the rules must be on your tips. If this is there with you, I think that my purpose will be solved. I just want your success, nothing more than that. No compromise with success, and success comes with your hard work, labor, persistence, consistency. If all these things are there with you, I assure you success will be in your pocket and you will be the luckiest person in the world. So, with this hope that you are working up to my expectation, working very hard, I wish you good luck. Goodbye.